हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बीए प्रोग्राम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में वेटेज होती है इस चैप्टर की। आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एज इट इज इस चैप्टर से कॉपी तो नहीं होंगे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से एक्सेप्टेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, इसलिए चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वाइड टर्म। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइड टर्म है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसमें आप पूरी पूरी जो आपकी सोसाइटी होती है उसकी भी स्टडी होती है, मनी की स्टडी होती है, फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी होती है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की भी स्टडी हो जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइड टर्म होती है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द सोसाइटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इकोनॉमिक इज अ कंसर्न विद द एलोकेटिव डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपका हाउस होल्ड आ जाता है, बिजनेस एंड द अदर इकोनॉमिक एजेंट ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी एंड हाउ द सोसाइटी इटसेल्फ एलोकेट्स योर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, इसमें बिजनेस की फर्म्स भी आ जाएंगे, आपका हाउस होल्ड भी आ जाएगा, इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही है, किस तरीके से इकोनॉमी को और अच्छे से डीपली एनालाइज किया जा सकता है, इकोनॉमी को सुधारने के लिए कौन कौन से स्टेप्स सरकार ले रही है। बहुत सी ऐसे चीज़ें होती हैं इसमें जो हम समझते हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पीपल की लाइफ से टोटली कनेक्ट होती है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एन इकोनॉमिक्स आप क्या कर रहे होते हो, अपनी मार्केट को स्टडी कर रहे होते हो, अपनी कंट्री को स्टडी कर रहे होते हो, उसके बिहाफ पे आप क्या बनाते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज बनाते हो। इससे क्या होता है, पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से रन कर सके और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपके पास वेल्थ हो, मनी हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर होगा, ज़्यादा आपके पास रिजर्व होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो Alternatively, it is a study of how a society choose to use its limited resources to produce। मतलब जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन करके आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के बाद किस तरीके से जो आपके पास पैसा आएगा उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे समझते हैं। एक्सचेंज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, ये सारा का सारा आपका पॉलिसी फ्रेमिंग में आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्योंकि इसमें पढ़ने से बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आता है आपके सामने स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा स्मॉल लेवल पे काम करती है, वहीं पे जो मैक्रो है वो बड़े लेवल पे काम करती है और माइक्रो स्मॉल लेवल पे काम करती है। ठीक है, सो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइसिस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। मतलब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे ही फोकस करती है। किस चीज़ पे फोकस करती है? इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे आपका फोकस करती है। ठीक है, यूनिट्स पर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज द कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर हो गया, रिसोर्सेज, ठीक है, ओनर्स हो गए, फर्म्स के ओनर्स हो गए। इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल लेवल। मतलब ये स्टडी किस चीज़ पे करता है, व्हाट, हाउ एंड हुम, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सारी की सारी चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा फोकस करती है। द यूनिट ऑफ स्टडी इज अ पार्ट रेदर देन होल। मतलब पूरे पूरे होल स्टडी की बात हम इसमें नहीं करते हैं, कुछ छोटे छोटे जो आपके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में स्टडी मैक्रो लेवल पे की जाती है और माइक्रो लेवल पे हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा है। However, microeconomics fails to explain the functioning of an economy as a whole. इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन क्या क्या नहीं कर पाता वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, लिटरेसी को, एंड देन प्रॉब्लम ऑफ द प्रिवेलिंग द कंट्री और लेवल। जो कंट्री लेवल में बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये अच्छे से अपने वक्तव्य नहीं दे पाता। मतलब यहाँ पे इसको ध्यान से नहीं समझा जा सकता। विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पॉवर्टी, लिटरेसी, प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेलिंग द अदर कंट्रीज, इन सबको आप नहीं समझ सकते। इसी वजह से वाइडर एक ज़्यादा
नॉलेज को गेन करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर रिलाई करते हैं, ना कि माइक्रो के ऊपर। अब यहाँ पे आपको बता रखा है माइक्रो कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या, ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या, प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई आता है इसमें, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें वेजेस, रेंट, और इसमें वेलफेयर में आपका इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे फैक्टर ऑफ प्राइसिंग में आपका रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी आ जाएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाती है, किस तरीके से लोगों का वेलफेयर करना है, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो। ठीक है, मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज coined बाय द रागनर फ्रेंच इन 1933। इट डील्स विद एन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उन्होंने बताया था किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी में फंक्शन होता है। ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में किस तरीके से फंक्शन होता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन पूरी की पूरी कंट्री आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ वेल्थ, ये उन्होंने बताया था। इट इज कंसर्न विद एन बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द होल्स सच एज एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, rise of national income, level of total employment, aggregate saving, aggregate investment, economic growth। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स पर उन्होंने बात की थी जिसमें से आपको एम्प्लॉयमेंट दिख जाएगी, इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी, नेशनल लेवल पे इनकम दिख जाएगी, आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट दिख जाएगी। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स पर उन्होंने बात की थी जिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बात करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइड टॉपिक हमारा ये निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की बात करती है, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव कर रही है उसके ऊपर बात करती है। विद बूम एंड रिसेशन, अब या तो बूम हो रहा है, बूम का मतलब क्या, बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, रिसेशन यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मंदी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो द इकोनॉमी, टोटल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड द ग्रोथ ऑफ आउटपुट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट्स। अब इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर बूम कर रही है इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन आपकी कम होगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ रेट्स आपके नॉर्मल रहेंगे। वहीं पे रिसेशन है तो इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपका हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और एक रिसेशन की तरफ आप आगे बढ़ने लगोगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बूमिंग एंड रिसेशन आर द टू काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है, टू काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी होता है। बूमिंग में सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलती हैं, और रिसेशन में सारी की सारी चीज़ें आपकी विपरीत चलती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमिकल रिसेशन ठीक नहीं है, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इवन गुड एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, ये हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हमें ध्यान से समझाया हुआ है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपकी बात करते हो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से इनकम को जनरेट किया जाएगा, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तभी तो आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, ये भी बात ठीक है। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसेस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइसेस क्या रहेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द आरबीआई। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से काम है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि किस तरीके से आने वाले सालों के लिए आपने कौन कौन से प्लान्स को बना के रखा हुआ है, कौन कौन सी पॉलिसीज को आप वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपकी जो ग्रोथ है इकोनॉमिक की वो लगातार कॉन्टिन्यूअस रहे, चेंजेस ना आए उसमें। ठीक है, कम ना हो, कॉन्स्टेंट रहे। क्योंकि जब भी इकोनॉमी आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि अच्छे लेवल पे बढ़ रही है, 8%, 9%, 10% पे वो ग्रो कर रही है, तो लगातार उसी पे कांस्टेंट रहे तो आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है। और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अमंग द होल सोसाइटी, मतलब पूरी पूरी कंट्री के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी आपका यहाँ से पता लगता है। तो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक पूरा का पूरा क्लियर इमेज बन जाती है कि इकोनॉमी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में भी आपको यहाँ पर समझ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आरबीआई के रोल वगैरह के बारे में भी बाद में पता लगेगा कि किस तरीके से आरबीआई का रोल रहता है, कि किस तरीके से आप चीज़ों को और अच्छे से क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज इमर्ज एज द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स, और ये काफ़ी
टफ है, काफ़ी इसको समझना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टफ चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आपके जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं इन सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी बनाने में। ठीक है, मनमोहन सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है किस तरीके से किसी भी कंट्री को रिसेशन में से निकाला जाएगा। इवन 1991 में जब इंडिया रिसेशन में आया था, तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसी ऑफ द मनमोहन सिंह, उस टाइम पे वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और इंडिया को रिसेशन से निकाला भी है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स, ये सारे के सारे तथ्य आपके ब्रेन में होने चाहिए जब आप आंसर लिख रहे होते हैं रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट नेक्स्ट आता है, इट हैज़ एन बोथ एन थियोरेटिकल एंड पॉलिसी ओरिएंटेशन। इसमें आपका थ्योरी के बारे में आप पढ़ते हैं, पॉलिसी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से आप पॉलिसीज़ को बना रहे हैं ताकि रिसेशन वगैरह चीज़ों से आगे निकला जाए और अपनी कंट्री की ग्रोथ को मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है मेजर इकोनॉमिक इश्यूज। अब मेजर जो इश्यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो क्या क्या होते हैं? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, जिसमें पूरी की पूरी कंट्री की आप इकोनॉमिक्स को बात करते हो, और पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी की आप बात करो तो इसका मतलब इंटरनेशनली कनेक्टेड हो गए, क्योंकि अब क्या अर्थव्यवस्था पूरे पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती हैं। अब पूरी की पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो रशिया से भी जुड़ी है, अमेरिका से भी जुड़ी है, यूएई से भी जुड़ी है, कनाडा से भी रुकी है, फ्रांस से भी, हर जगह से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी से आप व्यापार करते हो। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए किस किस तरीके के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और उन चैलेंजेस को रोकने के लिए क्या क्या कदम सरकार उठा सकती है और वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मेजर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इश्यूज़ की बात करते हैं, उन इश्यूज़ को किस तरीके से समझा जा सकता है उनके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द होल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। पूरी पूरी होल यूनिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जैसे कि लाइक एग्रीगेट डिमांड, मतलब जो डिमांड है एग्रीगेट वो क्या है, सप्लाई क्या है। अब हमें पता होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो एक तरीके से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से पॉलिसी बनानी पड़ती है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, टोटल सेविंग के हम बारे में बात करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम ध्यान से बातें करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको समझते हुए आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को किस तरीके से बूस्ट किया जाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी से भी इसको समटाइम नोटिस किया जाता है। ठीक है, और पर कैपिटा से भी इसको एक बार डिनोट किया जा सकता है, समझा जा सकता है इसको। तो थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस नहीं होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कब आता है, जब आप रिसेशन में होते हो, आपके पास फॉरेन जो रिजर्व होता है वो कम होता है, तब ऐसा होता है। तो फॉरेन रिजर्व को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको सस्टेन रखा जा सकता है, बढ़ने से किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये क्या होती है, बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उस चीज़ से इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और पूरी की पूरी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं किस तरीके से इन्फ्लेशन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है किसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, और इन्फ्लेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात चलती है। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, मतलब क्या, लॉन्ग रन में इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबल रखा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप कदम उठा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक है, जो पुअर पीपल है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से उठाया जा सकता है, कौन कौन सी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके एक कंट्री लेवल पे। ये किस में स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक इशू पे इसको फोकसली पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल इम्बैलेंसेस को किस तरीके से किया जा सकता है टैकल, इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से कम किया जा सकता है, मेजर इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी की सारी चीज़ आ जाती हैं जिनको हम आज भी क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। समटाइम्स कहीं की प्रॉब्लम भी है, बट पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस साइकिल अच्छे से रन करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या है, बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का। बिजनेस अच्छे से रन करना चाहिए। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में किस तरीके से ग्रोथ को मेंटेन किया जा सकता है। 5-10 साल 15 साल लगातार एक ही पेस पे आप ग्रोथ करते जाएंगे, 9% पे या फिर 10% पे ग्रोथ करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी उससे। दूसरा आता
आता है ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या काम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, फिजिकल बैलेंस को कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हम काम कर रहे हैं, उन सबको हमें फोकसली देखना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डीप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसके कुछ कुछ की कंसर्न है जिसको हमें यहाँ पर देखना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, और आप 11th 12th, ठीक है, इसमें आप पढ़ के आए हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक एंड फ्लो का, बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समझा दूंगा मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ध्यान से आप देखते रहिए। अब आता है आपके सामने स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड विद स्टॉक। चलिए, स्टॉक एंड फ्लो की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस सर्टेन इकोनॉमिक एग्रीगेट, अलग अलग एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इनको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल भी कहा जाता है। टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड द एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब क्या कर रहे होते हैं हम, एनालाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं किस चीज़ को, इकोनॉमी की परफॉर्मेंसेस को, और एनालाइज करते वक्त क्या कर रहे होते हैं हम, चीज़ों को और अपनी पॉलिसीज़ को उसी हिसाब से बनाते भी जाते हैं। तो यही होता है पूरा का पूरा फंडा मैक्रो इकोनॉमिक का। फिर क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल दैट फिगर्स इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज आर जनरली ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या है, स्टॉक एंड फ्लो के वेरिएबल्स में भी इसको समझा जा सकता है कि स्टॉक क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। सो वी स्टार्ट विद स्टॉक। स्टॉक इज अ क्वांटिटी, स्टॉक क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर्ड की जाती है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मैं अभी बोलूँ मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये हैं, या फिर 10,000 रुपये हैं, या फिर 5,000 रुपये हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी ऑन द स्पॉट की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऑन द स्पॉट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूंगा तो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एज ऑन अ डेट वेयर जो फ्लो होता है वो क्वांटिटी मेजर पर यूनिट टाइम, पर आवर, पर वीक, पर एक्सेट्रा। मतलब ऐसा क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पर आर की बात हो सकती है, पर वीक की बात हो सकती है, पर डे की बात हो सकती है। जैसे कि हर महीने मुझे 15,000 मिलते हैं जिसमें से मैं 5,000 खर्च कर देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या एक फ्लो है कि हर महीने मुझे 15,000 मिलते हैं उसमें से 5,000 मैं खर्च करता हूँ, ये फ्लो है। अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास 5,000 रुपये हैं, वो आपका स्टॉक हो जाएगा। इस तरीके से बात आप यहाँ पर करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टब इज अ स्टॉक। देखो, इस टब में जितना भी पानी वो स्टॉक है, जितना भी वाटर है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टॉक है, मतलब इसमें कितना स्टॉक ऑफ वाटर है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टब इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज अ क्वांटिटी मेजर एट अ गिवन मूवमेंट इन टाइम, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप इन द फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर पर यूनिट ऑफ अ टाइम। अब उस वाटर में से जो पानी निकल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो आपका फ्लो हो जाएगा। मतलब वो निकलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है जो प्रोसेस, उसको आप फ्लो बोलते हो, क्योंकि टैप जो आपका टब है उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको आप बोल सकते हो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो। जब फ्लो हो रहा होता है तो उसको आप फ्लो बोलते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है और लगातार कॉन्टिन्यूसली इसमें काम चल रहा होता है, इसको आप फ्लो बोलते हो। स्टॉक क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही जगह स्थित होना आपका क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आता है जीडीपी इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो वेरिएबल इन द इकोनॉमीज। अब जीडीपी की अगर हम बात कर ले तो जीडीपी भी क्या होती है, जीडीपी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ती रहती है ना, एक जगह रहती थोड़ी है। मान लो अभी आज 3 ट्रिलियन है, कल 2-3 साल बाद 4 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी। इसका मतलब क्या, एक फ्लो है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बढ़ती रहती है। ठीक है, सो विच टेल्स अस अबाउट द रुपी फ्लोइंग द इकोनॉमी सर्कुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। और एक तरीके से रुपी भी जब फ्लो करता रहता है तो उसको भी हम फ्लो देते हैं, स्टॉक नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है कि मेरे पास अभी 12,000 रुपये हैं तो स्टॉक है, और उन 12,000 में से 500-500 रुपये रोज खर्च कर रहा हूँ तो वो मेरा फ्लो हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इस पैराग्राफ इस वाटर टैंक की सहायता से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझ लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो का, और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो इनमें लाइज करती हैं। ठीक है, फ्लो में चीज़ कौन सी लाई करेगी, स्टॉक में कौन सी चीज़ लाई करेगी, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स की बात अगर मैं करूँ, स्टॉक वेरिएबल की कुछ बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि पर्सनल वेल्थ। अब क्या पर्सन की वेल्थ कितनी है, बैलेंस ऑफ फर्म कितना है, सप्लाई ऑफ मनी, फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक इन्वेस्टर, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है। अब हम फ्लो की बात कर रहे हैं, ये स्टॉक के एग्जांपल से हम फ्लो की बात कर रहे हैं। पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, अकाउंट, स्पेंडिंग ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, चेंज एंड इन्वेंट्रीज, ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? आपके फ्लो के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। इसमें हम किसी भी एक फर्म की एक फर्म है आपके पास, उसकी एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक स्ट्रेटेजी इन द सेंस को किस तरीके से उस फर्म को और अच्छे से एनालाइज किया जाता है, बट पूरी की पूरी फर्म के बारे में यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, उसके पर्टिकुलर एक फर्म के बारे में स्टडी हम कर रहे होते हैं, उसको आप इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ पोजीशन इन विच फोर्स वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर बैलेंसेस एंड देयर इज no inbuilt tendency to deviate from this position. In other words, it's expressed state of change in over time. यहाँ पर आपको समझ आएगा, ये जो नीचे जो दे रखा है, मैं जो मेरी एग्जांपल में जो मैंने लिखा है वहाँ से मैं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। बहुत इजी वर्ड्स में मैंने लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है मैंने, इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ स्टेट ऑफ नो चेंज, एज अ स्टेट ऑफ नो चेंज ओवर अ टाइम। इसमें क्या होता है, कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलता ओवर अ टाइम। इक्विलिब्रियम में आपको कोई ओवर द टाइम चेंजेस देखने को नहीं मिलते, बट इसमें कुछ टेंडेंसी डेरिवेटिव पोजीशंस में कुछ कुछ फर्क देखने को मिलता है, वो एक अलग चीज है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, नेक्स्ट आता है दिस इज नॉट टू से दैट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई मोशन ना हो, बट मोशन होता है, बट द प्रोसेस ऑफ मोशन इज टू लेस, मतलब जिस तरीके से मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो हम कह सकते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ मोशनलेस, इसको मोशनलेस नहीं कहेंगे। स्टेट इन विच नो एक्शन टेक्स प्लेस वेदर इट इज अ स्टेट ऑफ एक्शन और प्रिवेटिव नेचर, इसको प्रिवेटिव नेचर में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसको मोशनलेस स्टेट नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ तो है, बट द स्टेट ऑफ पेस इज टू लेस, ये याद रखना है आपको। अब आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम की में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। डिसइक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच the opposite forces produce imbalance, so simply it can be started as the absence of state of balance। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्टेट, किस चीज की बात कर रहे हैं, इट इज द स्टेट इन विच द अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस इम्बैलेंस। जो अपोजिट फोर्सेस होती हैं, जो आपकी अपोजिट फोर्सेस होती हैं, वो इम्बैलेंसेस को क्रिएट करती हैं। उसी इम्बैलेंसेस को क्रिएट होने की वजह से आपको एब्सेंस ऑफ स्टेट बैलेंस देखने को मिलेगा, यानी बैलेंस में कुछ कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है द फैक्टर कॉजिंग डिसइक्विलिब्रियम अराइज ऑफ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। The economic activities are undertaken by the millions of decision makers, consumers, producers, workers and others, and their decision need not allow coincide and result is disequilibrium। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन से लोग इसके अंदर लाइज कर रहे हैं, तो यहाँ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसकी बात कर रहे हैं, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। आर अंडरटेकिंग बाय द मिलियंस ऑफ डिसीजन मेकर, मिलियंस ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं इसके अंदर, एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स एंड अदर्स, एंड देयर डिसीजन नीड नॉट ऑलवेज कोइंसाइड एंड द रिजल्ट इज डिसइक्विलिब्रियम। मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या है कि आपस में जरूरी नहीं कि उनके डिसीजन कोलाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब आता है हमारे पास पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है। तो पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आर द टू अदर कॉन्सेप्ट विच आर ऑफन यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वो अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे होता है, अलग अलग तरीके से इसका आपको एनालिसिस देखने को मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स पे इसका आपको एनालिसिस देखने को हमें मिलता है। बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है, द एनालिसिस ऑफ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज आइसोलेटेड एंड insulated through the assumptions from the influence in the changes in the rest of the economy. In simple word, when a part of the economic system of the economic phenomenon is analyzed,
इज आइसोलेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम इट इज कॉल्ड एन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस। अब क्या है आइसोलेटेड का मतलब क्या है, वो अलग हो चुकी है, अलग इन द सेंस का जिस तरीके से पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म कर रही है और उस लेवल पे कुछ कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। मतलब यू हैव टू बी चेंज समथिंग, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है। किस पे चेंज करना है, आपको एक जो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। कौन से चेंजेस की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पे कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस करने की वजह से जिससे क्या हो आपकी इकोनॉमी जो ओवरऑल हो रही है, जो इकोनॉमिक ओवरऑल ग्रोथ है जो थोड़ी सी आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, जिनको हमें समझना होगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है इट इज बेस्ड ऑन सेट्रस पेरेबस ऑल अदर रिलेटेड वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं, कांस्टेंट चलते रहते हैं। इट इज वाइडली यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इनका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एप्लीकेबल व्हेन इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज कन्फर्म ईदर टू द प्रोडक्ट सेक्टर और द मॉनिटरी सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर और मॉनिटरी सेक्टर दोनों को फोकसली मेजरली एक ही तरीके से इसमें काम करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम किस तरीके से काम करता है। जर्नल इक्विलिब्रियम को भी समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। So journal equilibrium analysis is carried out when an objective is to be analyze the economic system as whole। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को होल एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इट इज कंसीडर द इंटर रिलेशन। ठीक है, इससे क्या होता है इंटर रिलेशनशिप एंड द इंटर डिपेंड बिटवीन द वेरियस एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इससे इंटर डिपेंडेंस जो आपकी होती है, जो इंटर रिलेशनशिप होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर जो आपकी डिपेंडेंस होती है इसकी वजह से कुछ कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम जो इंटर डिपेंडेंस होती है उसकी वजह से जो जनरल जो ग्रोथ होनी चाहिए किसी भी एक फर्म की, किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर की, वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। बट समटाइम इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ज़्यादा ग्रोथ को भी स्टैटिकली बढ़ा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट आएगा हमारे सामने जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइज टेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इलास्टिक व्यूज ऑफ द इकोनॉमिक अंदर फोकसिंग ऑन द साइमल्टेनियस। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द ऑल द मार्केट्स। अब क्या है सारे के सारे मार्केट पे सेम ही इम्पैक्ट पड़ता है, अलग अलग इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, उसके बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज लार्जली ऑन द जर्नल इक्विलिब्रियम नेचर। इट इज एन हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज and identify and then explain the causes effect of the economic distribution और disturbances। अब यहाँ पे हम बात किस चीज़ कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिसीज एंड डेफिनेशंस की बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से किस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ को लेके आया जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलिसीज़ किस तरीके से इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मेजरली हमें ये काम करना है कि जो आपकी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेज है इनको रिजॉल्व करना है, इनको मेनली आगे बढ़ाना है। किस तरीके से आगे बढ़ाना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करना है, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करते चले जाना है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमको फोकस करना है ना। अब आता है आपका मेथड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस 3 तरीके से होता है, वो आपको पता है। पहला आपका स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, कॉम्परेटिव स्टैटिक एनालिसिस। ये तीनों के तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा एज इट इज़ आपको, और एग्जाम में एज इट इज़ आपको लिखना होगा कि किस तरीके से इनको आप बना सकते हो, किस तरीके से इनको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन द लेवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, स्टैटिक, डायनामिक और कॉम्परेटिव स्टैटिक एनालिसिस, वो सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको समझ आई होंगी बहुत सी चीज़ें, और कोई डाउट है आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।